स्टार्ट। लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध दुखद और चिंताजनक है। पेगासस किसान आंदोलन तथा कोरोना के मुद्दे पर लगातार हंगामे के कारण एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू तौर पर चली हो। यह ब्यौरा चिंता और बढ़ाने वाला है कि 19 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान संसद को अब तक 107 घंटे काम करना था, लेकिन सिर्फ 18 घंटे ही काम हुआ। बाकी घंटे हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ गए। इससे करीब 133 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। संसद का हर मिनट अमूल्य होता है। इस तरह व्यावसायिक व्याख्या नहीं की जा सकती कि यहाँ एक मिनट में कितने रुपयों का लाभ या हानि होती है। राज्यसभा सचिवालय पहली बार रोजाना बुलेटिन जारी कर रहा है। इसमें उस कामकाज का ब्यौरा होता है जो उस दिन सदन में नहीं हो सका। पहले 2 हफ्तों के लिए 130 शून्यकाल निवेदन और 87 निवेदन विशेष उल्लेख के लिए तय थे। पैरा सभापति से मंजूरी मिलने के बावजूद सदस्य जनहित के मुद्दे नहीं उठा सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर असहमति, विरोध, वाद विवाद और राजनीतिक दोषारोपण की भरपूर आज़ादी देती है, तो यह आग्रह भी करती है कि विचार विमर्श की प्रक्रिया के रास्ते बंद नहीं किए जाएं। संसद में जारी गतिरोध से स्पष्ट है कि इस आग्रह की अनदेखी हो रही है। संसद का काम सिर्फ विधेयक पारित करना नहीं है, यह जनता से सीधे जुड़े मुद्दों को आवाज़ देने का मंच भी है। अफसोस की बात है कि मानसून सत्र में पेगासस और किसान आंदोलन के राजनीतिक पहलू इतने हावी हैं कि अब तक जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। संसद को देश का आईना होना चाहिए। कोरोना काल में देश जिन समस्याओं से व्यथित है, अगर उन पर संसद में अभी बात नहीं होगी तो कब होगी? एकाध बार हंगामा हो तो समझा जा सकता है, लेकिन रोज हंगामे की परंपरा निभाई जाए तो पानी सिर से गुजरने लगता है। संसद में लगातार गतिरोध ऐसी गंभीर समस्या है जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। समय रहते इसका समाधान जरूरी है। पैरा विपक्ष पेगासस जासूसी प्रकरण पर चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम है। यह मांग पूरी होने तक संसद का गतिरोध टूटता नहीं लगता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर चुके हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है। पक्ष विपक्ष के लिए जब कोई मुद्दा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है तो समस्या को सुलझाना जटिल हो जाता है। पेगासस प्रकरण में दूध का दूध, पानी का पानी करने में सरकार की भूमिका ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट अगर पेगासस प्रकरण पर सुनवाई के लिए तैयार है तो सरकार को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए। यही अपेक्षा विपक्ष से है। संसद के सुचारू संचालन की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी विपक्ष की भी है। संसद को अहंकार दिखाने का अखाड़ा बनाने के बजाय रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच बनाना पक्ष विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है। पैरा हाल ही लोकसभा में एक
सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने नीतिगत फैसला किया है कि जनगणना में अनुसूचित जाति व जनजाति SC/ST को छोड़कर दूसरी जातियों की गणना नहीं की जाएगी। इसके बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी यह मांग कर चुके हैं। नित्यानंद राय के हालिया बयान से पूर्व 31 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जनगणना 2021 पर हुई बैठक के बाद PIB की ओर से जारी बयान में बताया गया था कि जनगणना में पहली बार OBC आंकड़े सम्मिलित किए जाएंगे। असल में पिछड़ी जातियों की संख्या से संबंधित सही आंकड़ा ही नहीं है। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल आयोग ने पिछड़ों की संख्या 52% बताई थी। लगभग हर जनगणना से पूर्व जातिगत जनगणना की मांग उठती है। अमूमन OBC व वंचित वर्ग से जुड़े लोग ही यह मांग करते हैं, जबकि उच्च जाति वर्ग इसका विरोध करता आया है। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और अठावले के अलावा BJP की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने भी ट्वीट कर ऐसी ही मांग की थी। महाराष्ट्र विधानसभा ने 8 जनवरी को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया था कि 2021 की जनगणना जाति आधारित हो। 1 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से जनगणना 2021 में OBC जनसंख्या के आंकड़े दर्शाने की मांग की थी। हैदराबाद के जी मल्लेश यादव ने जातिगत जनगणना को याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 से 2011 के बीच प्रकाशित जनगणना में अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों के नहीं। 1931 तक जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाते थे। हालांकि 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। तत्कालीन जनगणना आयुक्त MWM येट्स ने एक नोट में कहा, कोई अखिल भारतीय जाति तालिका नहीं होती। केंद्रीय उपक्रम के हिस्से के रूप में इस विशाल और महंगी तालिका के लिए समय बीत चुका है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था, तब से यह काम अटका हुआ है। पैरा वर्ष 1872 में शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया में समय के साथ कई परिवर्तन हुए हैं। 2021 की जनगणना डिजिटल होगी, यानी पूरी तरह से कागज रहित। जनसंख्या के आंकड़ों के संग्रहण तथा वर्गीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया डिजिटल होगी। जनगणना की प्रक्रिया में मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। जनगणना की देखरेख के लिए एक जनगणना पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसमें जनसांख्यिकी और विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों जैसे शिक्षा, SC/ST, धर्म, भाषा, विवाह, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास पर डेटा एकत्र किया जाना है। प्रवासन के कारणों का डेटा भी एकत्र किया जाएगा। पैरा गरीबी उन्मूलन में सबसे बड़ी बाधा जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना है। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर एक कड़ा कानून बनाना पड़ेगा।
गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे ज़रूरी है गरीबों की सही पहचान करना, क्योंकि गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ वे लोग भी ले रहे हैं जिनका गरीबी से कोई सरोकार ही नहीं। स्टॉप।